मैं आरक्षण के बाद में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में बाहर से इतने आक्रांता आए, अगर ये जितने आज लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को आरक्षण का विरोध करते हैं, जो कोई स्वर्ण कहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में 3 ऊपर की कम्युनिटी है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन पर मुगलों ने आकर इन पर डंडे बजाए, पूरे देश को कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने आके इस देश को कब्जा कर लिया और ये उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे। तो ये कौन सी आरक्षण की बात करते हैं? अगर सही मायनों में कहा जाए तो आरक्षण सबसे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो वो ये 15% लोग ले रहे हैं। 85% लोगों का आरक्षण आज ये 15% लोग खा रहे हैं। देश की सरकार जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे देश में एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं है, केवल एक शेड्यूल कास्ट का सेक्रेटरी है, एक शेड्यूल ट्राइब का सेक्रेटरी है, और सारे सेक्रेटरीज किसके हैं? इन 15% लोगों के। जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि अब शासन प्रशासन हमारा है। एक तरीके से समझ लीजिए लोकतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र चालू हो गया है। उन्होंने ये मान लिया है और अपने बच्चों को, बीवी को, सभी को वो ये बता रहे हैं कि अब इस देश में हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, और उसी के मानसिकता के आधार पर वो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इस आपके मीडिया से के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ समाज को कि ये एक अवसर है, हमारे को इसका फायदा उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखानी चाहिए। डीसीपी और उसकी फैमिली अगर जब तक जेल नहीं जाती, हम लोगों को रोड और थानों को छोड़ना चाहिए, हम लोगों को घेराव करना चाहिए, जंतर मंतर में पढ़ना चाहिए, तब तक इसको फायदा उठा लीजिए। ताकि ये अगर हमने डीसीपी और इसकी फैमिली को जेल में डलवा दिया, यकीन मानिए फिर जो भी अधिकारी हमारे लोगों के साथ कहीं भी बदतमीजी करते हैं या जातिवाद करते हैं, उन लोगों के नकेल डाली जा सकती है। ये अवसर है, मैं तमाम जो लोगों से बैठे हैं जितने, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप इसका पूरा अवसर उठाइए। और डीसीपी कोई खुदा नहीं है, ऐसे पता नहीं डीसीपी कितने हमारे लोगों ने रगड़ के फेंक दिएंगे अगर जब अपनी पाए हैं। जब हम सरकार को नाक चने चबा सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, ये डीसीपी बहुत छोटी सी चीज है। जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं द मूक नायक। यहाँ पर दिल्ली के गोल मार्केट में एक अपार्टमेंट है जहाँ पर वाल्मीकि चौपाल लगी है। यहाँ पर कुछ लोग 3 केसों को लेकर एक कमेटी बिठाने की बात कर रहे हैं, उन पर चर्चा चल रही है। तो जानते हैं कि क्या मसला है, क्या बात है जिसको लेकर आज यहाँ पे चौपाल लगी है। सर, आप मुझे बताइए कि जो चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल, ये बेसिकली किसके लिए लगी है और क्या आपके मुद्दे हैं? कि मुद्दा सिर्फ एक ही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और उसके अंतर्गत जो कानून बने हैं, ख़ास तौर पे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, दिल्ली जैसे शहर में एक पुलिस अधिकारी अपने ही एक जूनियर पुलिस अधिकारी के घर में घुस के तोड़फोड़ कराता है, अटैक कराता है, छेड़छाड़ करता है और जाति सूचक शब्द बोलते हैं उनके परिवार के लोग और उनके मातहत अफसर, उसके बावजूद भी FIR नहीं होती। क्यों? दूसरी जगह एक बेचारे व्यक्ति की, जो कि एक नौजवान है, उसकी हत्या हो जाती है क्योंकि वो किसी और को पीटने से रोकना चाहता है। पीट के उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और उसकी लाश तक को एक बोरी में बंद कर दिया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। पुलिस फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि करने वाले लोग पैसे वाले हैं, आड़ती हैं और स्वर्ण हैं। ये दिल्ली शहर राजधानी में भारत की हो रहा है, तो उसके लिए सभी जो हम अम्बेडकरवादी हैं, क्या हमें बैठ के पंचायत नहीं करनी चाहिए कि हमें संविधान बचाना है और हमें किसी भी हालत में अपने लोगों के साथ इतना अत्याचार होने से रोकना है? तो ये इसीलिए है। और भारत का संविधान और ख़ास तौर पे SC/ST एक्ट जो है वो जिम्मेदारी लगाता है हर एक संगठन की, हर एक वकील की और हर एक इंडिविजुअल की भी, जो भी सोशल वर्कर अपने आप को कहता है, कि अगर उससे मदद मांगी जाए किसी भी SC/ST द्वारा तो उसको कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है उनकी मदद करें। तो ये जो चौपाल है आज इसी अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है और हम सब लोग मिलके बेशक हम लोग इसको संविधान की रक्षा करेंगे और इन दोनों परिवारों को नहीं, जो भी इस तरह के परिवारों के साथ कुछ भी होगा तो हम तुरंत जाके उनकी रक्षा के लिए खड़े होंगे और कानूनी मदद भी देंगे। जैसा कि पहले परिवार के साथ जो DCP साहब का केस है, आज उसको 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक एक FIR दर्ज नहीं की गई है। और आज जब वो परिवार यहाँ चौपाल में आना चाहता था, वाल्मीकि चौपाल में, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ रोका जा रहा है, उनको यहाँ नहीं आने दिया जा रहा। सीनियर अफसर जाके उनके घर में बैठ गए। तो इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं दिल्ली भारत की राजधानी में, उसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो अम्बेडकरवादी है, कोई भी व्यक्ति जो भारत से और भारत के संविधान से प्यार करता है, उसे खड़े हो जाना चाहिए और इस अत्याचार को रोकना चाहिए।
सर मुझे आप बताइए, ये जो डीसीपी वर्सेस एएसआई केस है, यहाँ पे डीसीपी की पत्नी कहती है कि आप चूड़े चमार हैं, हम आपकी सुबह शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, हमारा दिन खराब हो जाएगा। तो ये जो जाति सूचक शब्द जो बोले जाते हैं, ये किस तरह से, क्योंकि हम गए थे वहाँ पे कवर करने, उन्होंने बताया, उन जो एएसआई का परिवार है उन्होंने हमसे साफ कहा कि हमारे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, इस देश के अंदर जब से ये नई सरकार आई है, जातिवाद का भारी बवंडर मचा हुआ है। जातिवाद के नाम पर जितना आतंकवाद इस गवर्नमेंट के अंदर देखा गया, इससे पहले किसी सरकार में नहीं देखा गया। इस यहाँ पर भी, यहाँ पर एक अछूत है, एक सवर्ण है, मतलब अनटचेबल वर्सेस हाई कास्ट। इट इज there is a division between the two communities. One person, he is not only senior due to his post, but he is senior because of his caste. That's why he is perpetrating atrocities upon that fellow only because of his low caste. तो यहाँ पर जातवाद का जो जहर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब है। क्योंकि सर जो डीसीपी हैं उनकी बीवी, इनका ये बयान था कि आप आरक्षण से भर्ती हुए हैं, आप यहाँ रहने लायक नहीं है। तो ये आरक्षण क्या मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप आरक्षण से भर्ती हैं तो आप हमारे सामने रहने लायक नहीं है? देखिए, जो ये सवर्ण जाति के लोग शेड्यूल कास्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं नालायकी का, यही नालायकी का इल्ज़ाम अंग्रेज इनके ऊपर लगाते थे जब अंग्रेज शासन में थे। और जब इनकी भर्ती होती थी हिंदू में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, उनके लिए अंग्रेज अफसर कहता था दे आर इलिजिबल पीपल, दे आर इलिटरेट पीपल, दे आर अनक्वालिफाइड पीपल, दे हैव नो नॉलेज एट ऑल, दे आर इनकैपेबल पर्सन्स। वही इल्ज़ाम अभी हमारे ऊपर लगाते हैं। तो ये तो एक वो है कि हम इनसे, डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा आइकॉन कौन हुआ? वर्ल्ड का नंबर 1 इंटेलेक्चुअल आइकॉन डॉक्टर अम्बेडकर। ही वॉज ब्रॉन एंड बॉट अप इन दिस फैमिली फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग। तो जब वो इतने बड़े आदमी को ये उसको फेल नहीं कर पाए, उनको नतीजा यही है कि हमारे छोटे आदमियों के ऊपर जुल्म करते हैं। लेकिन हम डीसीपी को सबक सिखा करेंगे। उसने जो है सीनियर ऑफिसर होने की वजह से नहीं, वो जूनियर अफसर है सतपाल, तो उसका बदला पूरी समाज लेगा। यहाँ हम उसको बताएंगे कि कैसे एफआईआर दर्ज होती है। सर आप मुझे बताइए, जो आजादपुर वाला केस है जहाँ पर 2 लड़कों की उनको लिंचिंग कर दी गई, उनको बोरे में बांधकर फेंकने की बात कही जा रही थी और इस तरह से मामला एकदम से उभर कर आया। तो इसमें क्या चीज़ है ये, मतलब अब यही रह गया कि आप शेड्यूल कास्ट को मारेंगे और बोरे में बंद करके उनको फेंक देंगे? मूली गाजर की तरह काट करके फेंक दिया जा रहा है और उनकी कभी परवाह नहीं हो रही। अब देखिए दूसरे केस जिसकी अभी बात चल रही है, एक ऐसा परिवार जो दिल्ली पुलिस में है और जिसकी 2 पीढ़ी यहाँ पर हो गई है। 1970 से वो मकान अलॉट है, 50 साल उस परिवार को उस पर्टिकुलर मकान में रहते हुए हो गए, 50 साल, पूरे 50 साल। और वो उनके पिताजी भी और वो खुद दिल्ली पुलिस में है। अगर दिल्ली पुलिस में 2 पीढ़ी जिन लोगों की काम कर रही है 50 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो सकता है तो एक आम नागरिक जिसकी कहीं जान पहचान नहीं है, एक आम नागरिक जो छोटी कॉलोनियों में रहता है, एक आम नागरिक जो एमसीडी या और किसी का पैसे में काम करता है, उनके साथ कितनी ज़्यादा यहाँ पर भेदभाव होता होगा, किस तरीके की एट्रोसिटीज़ होती होगी, इस घटना से इस बात का पता लगता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस समाज के अंदर आज भी अगर ये स्थिति है तो ये सोचने का विषय है कि जो लोग आज बात करते हैं वो इस देश के अंदर इस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को कहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये मुद्दा यहाँ पे बन रहा है। मेरे साथ सर हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। सर ये जो एएसआई वर्सेस दलित मामला बन चुका है, इसमें जो एक पार्किंग विवाद था बेसिकली, जिसको ये चीज़ बोला गया है कि पार्किंग विवाद अब कास्ट के ऊपर आ गया है, तो ये कास्ट कहाँ तक जाएगी सर आपके हिसाब से? देखिए, इस देश में मैं समझता हूँ जो जाति व्यवस्था है ना, वो सदियों से और सदियों ख़त्म नहीं होगी। तो हम लोग जाति तोड़ने की जब बात करते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें एक बात करनी है। तो ये इस देश में संकीर्ण मानसिकता के लोग जो हैं, विशेष रूप से जो एक फांसीवादी ताकतें आजकल पूरा सर उठा रही हैं देश में और सांप्रदायिक ताकतें जो आ रही हैं, उसके आने पर पूरे देश में एक इस तरीके का माहौल बन गया है। और विशेष रूप से जैसे यूपी में भी और यहाँ भी जो एक इस तरीके का एट्रोसिटी का मामला जो बन रहा है, हमने जैसा अभी हमारे आज चौपाल ने पास किया है कि हम लोग दोनों थानों का
घेराव करेंगे, उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। दोनों केसेस में, एक में जिसमें एफआईआर होगी है उसमें उनको अरेस्ट कराएंगे, उनको मुआवजा दिलाएंगे, और दूसरे केस में जिसमें सबसे सेक्शन 3 में एफआईआर नहीं हुई है उसमें डीसीपी के खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे और उसको अरेस्ट भी कराएंगे। आज वाल्मीकि चौपाल ने, सब समाज के मुवज्जिज लोगों ने आज ये फैसला लिया है, और जब पंचायत फैसला करती है तो पंचायत भी इस देश में बहुत बड़ा काम करती है, उसका भी एक सामाजिक न्याय के रूप में काम कर रहे हैं। क्या सर आरक्षण से भर्ती होना वहाँ पे पुलिस वालों के लिए इतना गुनाह हो गया है कि एक राजपूत डीसीपी सीधा कहता है कि आप आरक्षण से भर्ती है, आपको कोई हक नहीं है आने का? मैं आरक्षण के बाद में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में बाहर से इतने आक्रांता आए, अगर ये जितने आज लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को आरक्षण का विरोध करते हैं, जो कोई स्वर्ण कहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में 3 ऊपर की कम्युनिटी है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन पर मुगलों ने आकर इन पर डंडे बजाए, पूरे देश को कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने आके इस देश को कब्जा कर लिया और ये उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे, तो ये कौन सी आरक्षण की बात करते हैं? अगर सही मायनों में कहा जाए तो आरक्षण सबसे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो वो ये 15% लोग ले रहे हैं। 85% लोगों का आरक्षण आज ये 15% लोग खा रहे हैं। देश की सरकार, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे देश में एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं है, केवल एक शेड्यूल कास्ट का सेक्रेटरी है, एक शेड्यूल ट्राइब का सेक्रेटरी है, और सारे सेक्रेटरीज किसके हैं? इन 15% लोगों के। देश की जुडिशरी, जहां जिस देश में हम बैठे, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एक भी जज ओबीसी का नहीं है, एक भी जज शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है। तो ये इस देश में आरक्षण व्यवस्था पर अपने आप ही सवाल व्यवस्था ये खुद खड़ी करते हैं। ये 15% लोग 100% आरक्षण ले रहे हैं, और जो 85% लोग हैं उनको ये आरक्षण के बारे में बता रहे हैं। आरक्षण जिन लोगों ने लिया है, जो समाज की पिछली कतार में छूट गए थे, बाबा साहब ने दिया था, और ये कोई खैरात नहीं है, ये इनके महात्मा गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर के हाथ जोड़े थे पूना पैक्ट के लिए। तो आरक्षण हमें कोई भीख नहीं मिली है, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इन लोगों ने हमें जिस तरीके से पीछे रखा कतार में, उससे आगे लाने के लिए इन सरकारों ने हमें आरक्षण दिया। और बड़े दुख का विषय है कि 70 साल बाद भी इस आरक्षण का बेनिफिट हम लोगों को उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। अगर आरक्षण कौन मांगता है? आज ये अगर सारी जमीनों का बंटवारा अगर संतुलन से कर दे, सारी नौकरियों का कर दे, देश की पूरी संपदा का कर दे, भाड़ में जाए आरक्षण, हम आरक्षण को ठोकर मारते हैं। तो यहाँ पे जो आरक्षण को लेकर बात हुई थी, एसीपी वर्सेस डीसीपी की बात थी, वहाँ पे उनकी कम्युनिटी के लोग, जो आसपास का माहौल था, जो आसपास के लोग थे, वो भी उनके साथ नहीं आए। उनके परिवार के लोगों ने सीधा कहा कि हमारे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ सर है, मैं इनसे जानना चाहूँगी सर कि यही अगर चलता रहा तो क्या आरक्षण से भर्ती होना, क्या एक सोसाइटी में रहना, क्या लोगों के लिए गुनाह है इस देश में? पहली बात तो यह है कि आरक्षण, वो लोग कहते हैं कि भीख है, भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है, बल्कि हम इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है, अपनी मेहनत का जो फल लेके आए थे वो फल आज वो खा रहे हैं। हमें कॉम्युनल अवार्ड दिया गया था, 2 वोट डालने का अधिकार, उसके बदले में वो हमसे छीना गया है। पैरों में पड़ के इन्होंने भीख मांग की हम लोगों से, तब हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कॉम्युनल अवार्ड वापसी करके तब इन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से हमें जो है आरक्षण मिला है। ये कोई भीख नहीं है, इन्होंने कोई हमें खैरात में नहीं दिया, ये हमारा अधिकार है, हम भारत के नागरिक हैं, हमें ये चीज़ें इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। जैसे भी भाई साहब ने बताया कि 15% लोग हैं, 85% लोगों का हक खा रहे हैं, 85 का नहीं खा रहे हैं, आज की डेट में वो 100 का 100% वही लोग खा रहेंगे। सर उनकी जो डीसीपी की वाइफ है वो सीधा उनसे कहते हैं कि आप चूड़े चमारो, आप हम सुबह उठ के आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। तो क्या सच में मतलब सर ये चीज़ें मायने रखते हैं आज के टाइम पे? आप किसी को ऐसे गाली दे देना और आप बोलो कि हम राजपूत हैं, हमें सुबह आपकी शक्ल नहीं देखनी है, तो सर परिवार के पास क्या रह जाता है फिर बोलने के लिए? अपर कास्ट को जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि अब शासन प्रशासन हमारा है। एक तरीके से समझ लीजिए लोकतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र चालू हो गया है। उन्होंने ये मान लिया है और अपने बच्चों को, बीवी को, सभी को वो ये बता रहे हैं कि अब इस देश में हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, और उसी के मानसिकता के आधार पर वो लोग ये कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इस आपके मीडिया से के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ समाज को कि ये एक अवसर है, हमारे को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखानी चाहिए। डीसीपी और उसकी फैमिली अगर जब तक जेल नहीं जाती, हम लोगों को रोड और थानों को छोड़ना चाहिए, हम लोगों को घेराव करना चाहिए, जंतर मंतर में पढ़ना चाहिए, तब तक
इसको फायदा उठा लीजिए, ताकि ये अगर हमने डीसीपी और इसकी फैमिली को जेल में डलवा दिया, यकीन मानिए फिर जो भी अधिकारी हमारे लोगों के साथ कहीं भी बदतमीजी करते हैं या जातिवाद करते हैं, उन लोगों के नकेल डाली जा सकती है। ये अवसर है, मैं तमाम यहाँ लोगों से बैठे हैं जितने, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप इसका पूरा अवसर उठाइए। और डीसीपी कोई खुदा नहीं है, ऐसे पता नहीं डीसीपी कितने हमारे लोगों ने रगड़ के फेंक दिएंगे अगर जब अपनी पाए हैं। जब हम सरकार को नाक चने चबा सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं। ये डीसीपी बहुत छोटी सी चीज है। यकीन मानो जिस दिन भी समाज बाहर निकल के आया, डीसीपी नहीं पता नहीं कितने कितने लोगों को हम रगड़ेंगे। और अब समाज तैयार हो रहा है। परेशानी इसलिए है कि आज वाल्मीकि मुसलमान से नहीं लड़ रहा, ये परेशान है, ये दुखी है इन चीजों से कि ये हो क्या रहेगा। मतलब जो हमारे दुश्मन थे जिनसे हम आपसी में लड़ा के मजे लिया करते थे, वो खेल देखा करते थे बैठ के, वो हो नहीं रहेगा। आज मुसलमान और दलित दोस्त हो गए, भाई हो गए, एक हो गए, वो परेशान है, दुखी हैं, इसलिए वो उनको खुद हम पे अत्याचार करना पड़ रहा है। और यही हम चाहते थे कि हमारे समाज को पता लगे, जो नकली हिंदू बन के बैठे हैं उनको पता लगना चाहिए कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदुओं के गुलाम हो। और आज अच्छा है कि लोगों को पता लग रहा है, मौका मिल रहा है ये बताने का, और हमारे को भी बताने का मौका मिल रहा है कि तुम हिंदू नहीं, इस देश में गुलाम हो। तुम्हारी आज़ादी की लड़ाई अब शुरू हो रही है। अब तक जितनी आज़ादी लड़ाई गई है या हुई है, वो आंदोलन हमारे नहीं थे, वो आज़ादी की लड़ाई हमारी नहीं थी। असली आज़ादी की लड़ाई अब शुरू हुई है, हम जाग रहे हैं। 2 अप्रैल हमारा दलितों का एक उदाहरण है, जो हमने आंदोलन करके दिखाया, बिना नेता, बिना राजनीति, बिना पार्टी के। और यकीन मानिए आने वाला टाइम हमारा आ रहा है, चाहे ये कितना कर ले। वो एक मुर्गा जब कटता है ना, वो दड़बे के अंदर होता है तो देखिए बड़ा शांत बैठा होता है। जब उसको पकड़ते हैं जब भी वो शांत होता है, जब उसे काटा जाता है जब भी वो शांत होता है, लेकिन जब काट दिया जाता है, जब वो डब्बे के अंदर फड़फड़ाता है। ये भी मनुवाद अब लास्ट टाइम पे है, मरने वाला है, ये फड़फड़ा रहा है, अभी हमसे जीत नहीं सकता। बिल्कुल 85% जाग रहा है। अभी दलित अकेला लड़ाई लड़ रहा था, शेड्यूल कास्ट, SC ST। मजे की बात यह है, आप किसान आंदोलन में देखिए, अब ओबीसी भी हमारे साथ है, हमारी भाषा बोल रहा है, बाबा साहब की भाषा बोल रहा है, संविधान की भाषा बोल रहा है, मूल निवासियों की भाषा बोल रहा है। अब इनके दिन नजदीक आ रहे हैं, ये भाग रहे हैं, देश को जो लूट रहे हैं, ये पूरे देश से दुनिया में अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। इनके तकरीबन 90 लोगों ने वीजे और ये पासपोर्ट बनवा रखे हैं बाहर भागने के लिए। खुशी की बात है, ये जो आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं, आप जाग रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो, आप ताकतवर हो रहे हो, इसलिए दुश्मन बेचैन है, परेशान है, आप लोगों को परेशान कर रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सत्ता आपके आने वाली है। 25 के बाद यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत में मूल निवासियों का राज होगा। जय भीम, जय भारत।